आज का हमारा मिशन सिर्फ पेड़ पौधों या नदियों की बात करना नहीं है जी, बल्कि उस जटिल अदृश्य जाले को समझना है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाता है। एकदम सही। और इस विषय की गंभीरता को पीडीएफ के पहले पेज पर ही एक बहुत ही मार्मिक कहानी के जरिए पेश किया गया है। कहानी है रवि नाम के एक स्कूली बच्चे की। अच्छा, हाँ, वो छुट्टियों वाली कहानी। हाँ, तो होता क्या है कि 2 महीने की लंबी गर्मियों की छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल लौट रहा होता है तो उसके मन में एक उत्सुकता होती है। वो सोचता है कि स्कूल की घंटी बजने के बाद वो दोस्तों के साथ उस बड़े से खेल के मैदान में दौड़ेगा। लेकिन स्कूल के पास पहुंचते ही उसके कदम ठिठक जाते हैं। वो दृश्य उस बच्चे के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। मतलब जिस मैदान में मुलायम घास बिछी होती थी, गेंदे के फूल खिलते थे और जहां तितलियां मंडराया करती थीं। अरे वाह, क्या नजारा रहा होगा। हाँ, लेकिन अब वहां बड़ी बड़ी मशीनें जमीन को चीर रही हैं। गहरी खुदाई चल रही है ताकि वहां एक बहुमंजिला इमारत खड़ी की जा सके। ये तो आजकल हर जगह देखने को मिलता है। बिल्कुल। और अपने उस पसंदीदा प्राकृतिक हिस्से को हमेशा के लिए मिटता देखकर रवि रो पड़ता है। जब वो उदास होकर अपनी क्लास में बैठता है तो उसके शिक्षक खिड़की से बाहर उड़ती धूल को देखकर एक बहुत ही बुनियादी बात कहते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। और इसी एक वाक्य से इस बात की नींव पड़ती है कि पर्यावरण आखिर है क्या। तो मतलब पर्यावरण सिर्फ कोई दूर का जंगल नहीं है? एकदम नहीं। यह किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर मौजूद लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति का वो संपूर्ण ताना बाना है जिसमें वो सांस लेता है। अच्छा। पीडीएफ में स्पष्ट लिखा है कि यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की परिघटनाओं का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इस ताना बाने वाली बात को स्रोत में दी गई एक और ऐतिहासिक जानकारी एकदम स्पष्ट कर देती है। अगर हम पीडीएफ के अगले हिस्से को देखें तो वहां अंग्रेजी के शब्द एनवायरनमेंट की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। जी, ये काफी दिलचस्प तथ्य है। हाँ, उसमें लिखा है कि ये फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरोना से निकला है। और इस फ्रेंच शब्द का सीधा सा अर्थ है पड़ोस यानी नेबरहुड। क्या बात है, मतलब पड़ोस। हाँ, ये सिर्फ एक भाषाई तथ्य नहीं है बल्कि हमारे सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल देने वाला विचार है। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि हम अक्सर पर्यावरण को ओजोन लेयर या अमेज़न के जंगलों से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, ऐसी चीजें जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर हैं। सही कहा। लेकिन ये पड़ोस की अवधारणा इसे हमारे दरवाजे तक ले आती है। मतलब जिस तरह एक शोर मचाने वाला या मददगार पड़ोसी हमारी मानसिक शांति और जीवन शैली को सीधे प्रभावित करता है ना? हाँ, एकदम। वैसे ही हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर एक चीज, चाहे वो घर के बाहर की कंक्रीट की सड़क हो, हवा की गुणवत्ता हो या हमारे आसपास के लोग हों, वो सब हमारा पर्यावरण है। और इसी पड़ोस वाले नजरिए से देखने पर पर्यावरण के घटकों को समझना बहुत तार्किक हो जाता है। स्रोत सामग्री से 3 मुख्य हिस्सों में विभाजित करती है। अच्छा, वो 3 हिस्से कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक और तीसरा स्वयं मानव। प्राकृतिक घटकों में वे सभी प्रणालियां आती हैं जो पृथ्वी पर जीवन का आधार हैं, जैसे कि जल, वायु और भूमि। जी, और सभी सजीव प्राणी भी। इसके बाद आते हैं मानव निर्मित घटक। ये वो चीजें हैं जिन्हें इंसान ने अपनी सुविधा के लिए इस प्राकृतिक आधार को मोड़कर बनाया है। मतलब हमारी इमारतें, पुल और सड़कें। बिल्कुल, इमारतें, पार्क, स्मारक और विशाल उद्योग। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा विचारणीय घटक है वो है मानव। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा क्योंकि एक इंसान केवल एक जैविक प्राणी तो है नहीं। सही कहा। उसका पूरा सामाजिक और वैचारिक ढांचा भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। हाँ, एक व्यक्ति का परिवार, उसका समुदाय, उसका धर्म, उसकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति, यहाँ तक कि उसके देश का राजनीतिक माहौल भी उसके पर्यावरण का निर्माण करता है। मतलब अगर किसी क्षेत्र में आर्थिक मंदी है या राजनीतिक अस्थिरता है तो वो वहां के निवासियों के लिए एक तनावपूर्ण पर्यावरण बन जाता है। इंसान के आसपास का ये अदृश्य सामाजिक ढांचा उसके जीवन को उतना ही प्रभावित करता है जितना कि प्रदूषित हवा। एकदम सटीक बात कही आपने। अब अगर हम थोड़ा वापस प्राकृतिक घटकों की ओर लौटें तो विज्ञान इस पूरी भौतिक दुनिया को 2 बहुत ही स्पष्ट वर्गों में बांटता है। जीवीय और अजीवीय। हाँ, बायोटिक और एबायोटिक। इन दोनों के बीच का अंतर सिर्फ जीवित और निर्जीव का नहीं है। ये असल में एक मंच और अभिनेताओं के बीच का संबंध है। अच्छा, ये एनालॉजी थोड़ी समझाइए। देखिए, जीवीय संसार में
पादप और जंतु जगत शामिल है। मतलब वे सभी प्राणी जो जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और जिनमें जैविक प्रक्रियाएं होती हैं। ये हो गए हमारे अभिनेता। समझ रही हूँ। दूसरी ओर अजीवीय संसार उन निर्जीव पदार्थों का तंत्र है जो इस जीवीय संसार के लिए भौतिक और रासायनिक आधार तैयार करते हैं, जैसे कि जमीन, पानी और हवा। यही वो मंच है जिस पर जीवन का नाटक खेला जाता है। अरे वाह, मतलब अजीवीय घटक ही वे नियम तय करते हैं जिनके भीतर जीवीय घटकों को अपना जीवन बिताना होता है। बिल्कुल। इन अजीवीय आधारों की भौतिक संरचना को गहराई से समझने के लिए पीडीएफ में पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडलों यानी डोमेन्स का विश्लेषण किया गया है। जी। शुरुआत होती है स्थल मंडल से, लिथोस्फीयर। यह केवल वो जमीन नहीं है जिस पर हम चलते हैं, बल्कि पृथ्वी की वो ठोस ऊपरी परत या कठोर परपटी है जो चट्टानों और खनिजों से बनी है। हाँ, मिनरल्स से। और इसके ऊपर मिट्टी की वो पतली लेकिन जीवनदायिनी परत बिछी होती है जो सूक्ष्म जीवों से भरी होती है। और ये कोई सपाट मैदान तो है नहीं। एकदम नहीं। पृथ्वी की भूगर्भीय हलचलों ने इस स्थलमंडल को कहीं ऊंचे पहाड़ों, कहीं विस्तृत पठारों, तो कहीं गहरी घाटियों का आकार दिया है। और स्थलमंडल का ये उबड़ खाबड़ स्वरूप ही असल में ये तय करता है कि मानव बस्तियां कहाँ बसेंगी और जंगलों का विस्तार कहाँ होगा। ये तो है। यही परत हमें कृषि के लिए उपजाऊ भूमि, घर बनाने के लिए जमीन और जानवरों के लिए घासस्थल प्रदान करती है। और तो और हमारी आधुनिक सभ्यता तो पूरी तरह से इसी स्थलमंडल के गर्भ में छिपे खनिजों पर टिकी है, जैसे कोयला और लोहा। हाँ, कोयला, लोहा, सिलिकन, ये सब इसी ठोस परत की देन है। और आपको पता है, स्थलमंडल का यही भौतिक आकार आगे चलकर दूसरे महत्वपूर्ण परिमंडल का स्वरूप तय करता है। आप जलमंडल की बात कर रहे हैं ना, हाइड्रोस्फीयर? जी। स्थलमंडल की ढलानें और खाइयां ही ये निर्धारित करती हैं कि नदियां कहाँ बहेंगी और महासागर कहाँ ठहरेंगे। जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, समुद्र और महासागर जैसे सभी जलाशयों का एक तंत्र है। और पानी कोई साधारण तरल पदार्थ नहीं है, ये जीवन की हर रासायनिक प्रक्रिया के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और पानी की इसी अहमियत के साथ हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भौतिक आवश्यकता जुड़ती है, हवा, जो वायुमंडल का निर्माण करती है। एटमॉस्फेयर। हाँ, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई गैसों की एक चादर है। आप पढ़ते समय अक्सर ये सवाल मन में आ सकता है कि अंतरिक्ष के अनंत निर्वात में ये हवा उड़कर क्यों नहीं बिखर जाती? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका उत्तर पीडीएफ में दिया है कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी का विशाल द्रव्यमान इस गैस की परत को अपने चारों ओर कसकर बांधे रखता है। और ये केवल सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का भंडार नहीं है, ये एक अत्यंत आवश्यक सुरक्षा कवच भी है। वो कैसे? यह कवच सूर्य से आने वाली झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर सतह तक पहुंचने देता है, यूवी रेस को रोकता है। मतलब अगर वायुमंडल ना हो तो दिन में हम उबल जाएंगे और रात में जम जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और वायुमंडल में मौजूद जो गैसें, धूल के कण और जलवाष्प हैं, वही असल में उस पूरे मौसम चक्र को चलाते हैं जिसे हम रोज महसूस करते हैं। अच्छा, तो स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के इस विश्लेषण के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, एक तरह का टेस्ट समझ लीजिए। हाँ, पूछिए। मान लिया जाए कि मैं एक विशाल कांच के जार में स्थलमंडल से कुछ पोषक मिट्टी और चट्टानें डाल दूं, फिर उसमें जलमंडल से पर्याप्त पानी मिला दूं और अंत में वायुमंडल की गैसों का मिश्रण भर दूं। ठीक है। तो क्या इन तीनों निर्जीव घटकों को एक साथ रख देने मात्र से उस जार के भीतर अपने आप जीवन की शुरुआत हो जाएगी? नहीं, इस परीक्षण का परिणाम यह होगा कि उस जार में जीवन स्वतः उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं? सब कुछ तो है वहां। क्योंकि केवल मिट्टी, पानी और हवा का एक स्थान पर मौजूद होना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन के पनपने के लिए इन तीनों परिमंडलों का एक विशिष्ट और निरंतर होने वाला रासायनिक और भौतिक आदान प्रदान आवश्यक है। अच्छा। पृथ्वी का वह अत्यंत संकीर्ण और दुर्लभ क्षेत्र जहां ये परस्पर क्रिया होती है, उसे जैवमंडल या बायोस्फीयर कहा जाता है। तो जैवमंडल कोई अलग से बनी हुई परत नहीं है? जी नहीं, यह वह सक्रिय सीमा है जहां पादप और जीव जंतु स्थलमंडल के खनिजों, जलमंडल के पानी और वायुमंडल की गैसों का उपयोग करके अपना जीवन चक्र चलाते हैं। अगर एक भी तत्व हटा तो यह जैवमंडल तुरंत ढह जाएगा।
बहुत ही नाजुक संतुलन है ये। और मुझे लगता है कि जीवन के इसी नाजुक संतुलन से एक और बड़ी अवधारणा जन्म लेती है, जिसे पीडीएफ में पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा गया है। बिल्कुल सही। मतलब पारितंत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक ऐसा जीवित नेटवर्क है जिसमें सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ और अपने पर्यावरण के भौतिक कारकों के साथ निरंतर क्रिया करते हैं। हाँ, यह ऊर्जा और पदार्थों का एक अंतहीन चक्र है। जैसे एक पेड़ मिट्टी से पोषक तत्व लेता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है, फिर कोई कीट उस पेड़ को खाता है और उस कीट पर कोई पक्षी निर्भर होता है। हर तत्व अपने पर्यावरण पर पूरी तरह आश्रित है। एकदम। पारितंत्र की ये निर्भरता बताती है कि प्रकृति में कोई भी चीज अकेले काम नहीं करती और पृथ्वी की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण हर क्षेत्र का अपना एक बिल्कुल अलग पारितंत्र विकसित हो जाता है। हाँ, जैसे एक घने वर्षावन का पारितंत्र ले लीजिए। वहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती और नमी हमेशा बनी रहती है। ये एक सूखे रेगिस्तान या ठंडे पहाड़ के पारितंत्र से पूरी तरह अलग होगा। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में जेसी और हीरा नाम के दो बच्चों का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण बहुत अच्छा है। जेसी भारत के दक्षिणी राज्य केरल की रहने वाली है। अब केरल की स्थिति के कारण वहां मूसलाधार वर्षा होती है, तो वहां का पारितंत्र हरे भरे खेतों और नारियल के विशाल बागानों से भरा हुआ है जी। और वहां के पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं ताकि वे अतिरिक्त पानी को निकाल सकें। लेकिन इसके ठीक विपरीत हीरा राजस्थान के जैसलमेर से आता है। और जैसलमेर का अजीबीय पर्यावरण केरल से एकदम उल्टा है। वहां वर्षा नाम मात्र की होती है और चारों तरफ बस रेत के टीले हैं। तो वहां के जीव कैसे टिकते हैं? उसी कठोर पारितंत्र में टिके रहने के लिए प्रकृति ने वहां के जीवों को बिल्कुल अलग तरीके से इंजीनियर किया है। वहां नारियल के पेड़ नहीं उग सकते, इसलिए वहां कांटेदार कीकर के पेड़ पाए जाते हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। और मवेशियों की जगह वहां ऊंट पाए जाते हैं, जिनके गद्देदार पैर रेत पर चलने के लिए बने होते हैं। बिल्कुल। और शरीर में पानी जमा करने की क्षमता होती है। तो ये तुलना साफ दिखाती है कि विभिन्न स्थानों के जीव जंतु अपने पारितंत्र के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। इसे ही बायोलॉजिकल एडेप्टेशन कहते हैं। जी, जैविक अनुकूलन। लेकिन जब इस पूरे समीकरण में मानव की एंट्री होती है तो ये नियम पूरी तरह से पलट जाता है। हाँ, इंसान का मामला थोड़ा अलग है। क्योंकि मानव केवल पर्यावरण के अनुकूल ढलने वाला कोई मूक प्राणी नहीं है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण को ही मॉडिफाई कर देता है। और मानव और पर्यावरण के बीच के इस टकराव को समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, प्रारंभिक काल में मानव का व्यवहार भी जंगल के अन्य जीवों जैसा ही था। मतलब वो प्रकृति के नियमों के अधीन था। हाँ, भोजन के लिए शिकार करना, गुफाओं में रहना, उसकी जरूरतें बहुत सीमित थीं और प्रकृति के साथ उसका एक सहज संतुलन था। लेकिन मानव मस्तिष्क के विकास के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंसान ने प्रकृति के सिस्टम को हैक करना सीख लिया। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। उसने एक जगह टिककर कृषि करना और फसल उगाना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी, क्योंकि अब उसे भोजन खोजने के लिए दर-दर भटकना नहीं था। इसके साथ ही पशुपालन की शुरुआत हुई, जिससे एक स्थायी जीवन की नींव पड़ी। और इस स्थायी जीवन में असली गति तब आई जब पहिए का आविष्कार हुआ। मैं पढ़ रही थी कि पहिए ने न सिर्फ परिवहन को आसान बनाया, बल्कि खेती की क्षमता को भी कई गुना बढ़ा दिया। जाहिर है, इंसान अब अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज पैदा करने लगा, और जब जरूरत से ज्यादा यानी सरप्लस उत्पादन होने लगा तो उसे दूसरों तक पहुंचाने या बदलने की जरूरत महसूस हुई, और यहीं से व्यापार का जन्म हुआ। और यहाँ पीडीएफ एक बहुत जरूरी बात पे जोर देता है। क्या? कि उस शुरुआती दौर में व्यापार के लिए धन, सिक्के या कागजी मुद्रा का कोई अस्तित्व नहीं था। लेन देन का पूरा काम वस्तु विनिमय पद्धति के जरिए होता था, बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय पद्धति मतलब वस्तुओं की अदला बदली। हाँ, एक व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त गेहूं है, वो उसे उस व्यक्ति को दे देता था जिसके पास मिट्टी के बर्तन ज्यादा हैं। लेकिन इसमें तो बहुत मुश्किल होती होगी ना। मान लीजिए मुझे गेहूं के बदले बर्तन नहीं, कुछ और चाहिए। बिल्कुल, यही इसकी सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या थी। इसे अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये तभी काम करता था जब दोनों व्यक्तियों को ठीक उसी वस्तु की आवश्यकता हो जो दूसरे के पास है। तो इसी घर्षण को दूर करने के लिए मुद्रा यानी मनी का आविष्कार हुआ।
और धन के आविष्कार के बाद से तो विकास की जो रेलगाड़ी दौड़ी उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एकदम सही। उसके बाद औद्योगिक क्रांति का दौर आया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों ने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया। भाप के इंजन से लेकर आज की सूचना क्रांति तक पूरी पृथ्वी एक छोटे से नेटवर्क में बदल गई है। और विकास की ये गति इतनी तेज है कि हम अक्सर महसूस ही नहीं कर पाते कि हमारा पर्यावरण कितनी तेजी से अपना रूप बदल रहा है। इसी स्मृति लोप को तोड़ने के लिए पीडीएफ के अंत में एक बहुत ही रोचक गतिविधि का सुझाव दिया गया है। हाँ, वो बुजुर्गों से बात करने वाली एक्टिविटी। जी, इसमें कहा गया है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति से जो आज से 50 या 60 साल पहले का पर्यावरण देख चुके हैं, बातचीत की जाए। और ये गतिविधि असल में हमारे सामने एक दर्पण रखने का काम करती है। जब उन बुजुर्गों से पूछा जाता है कि उनके बचपन में उनके आस पड़ोस में किस तरह के पेड़ हुआ करते थे, या घरों के अंदर बिना बिजली या स्क्रीन्स के कौन से खेल खेले जाते थे, हाँ, तो उनके उत्तर आज की पीढ़ी के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं होते। वे एक ऐसे समय का वर्णन करते हैं जब मौसम के अनुसार जीवन शैली स्वाभाविक रूप से बदलती थी। एसी या हीटर के बिना भी गर्मियां और सर्दियां कैसे काटी जाती थीं, ये सुनकर समझ आता है कि महज कुछ दशकों के भीतर ही हमने कितना कुछ बदल दिया है। मानवीय पर्यावरण ने प्राकृतिक पर्यावरण को निगलना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। आज की स्थिति यह है कि हम एयर कंडीशनर चलाकर उस गर्मी से बचते हैं जो शायद हमारे ही द्वारा जलाए जा रहे ईंधनों की वजह से बढ़ रही है। एक दुष्चक्र बन गया है। हाँ, और यहीं पर इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर निष्कर्ष सामने आता है। देखो, कोई ये नहीं कह रहा कि इंसान को पहिए के आविष्कार से पहले के युग में लौट जाना चाहिए। नहीं, विकास तो जरूरी है। विज्ञान और विकास मानव की नियति है, लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण के बीच जो खाई बन रही है, उसे पाटने के लिए एक सही संतुलन की स्थापना अब कोई विकल्प नहीं है। जी। ये वजूद को बचाने की एकमात्र शर्त है। इंसान को ये कला सीखनी ही होगी कि वो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह करे कि प्रकृति के पुनर्भरण यानी रिप्लेनिशमेंट की क्षमता नष्ट न हो। इसे ही समरसता के साथ जीना कहते हैं। और इसी नाजुक संतुलन की याद दिलाने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। जी, यह दिन केवल पेड़ लगाने की रस्म अदायगी का नहीं है, बल्कि ये सोचने का दिन है कि हमने अपनी विकास की भूख में पर्यावरण का कितना नुकसान किया है। बहुत सही बात कही आपने। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले इन भारी भरकम वैज्ञानिक तथ्यों से हटकर मैं एक बहुत ही बुनियादी और रोजमर्रा के अनुभव पर विचार करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि बाहर झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है और कोई आपको एकदम ठंडा रसीला तरबूज खाने को दे। उस वक्त वो तरबूज केवल एक फल नहीं बल्कि अमृत जैसा लगता है। बिल्कुल, मजा ही आ जाता है। और इसके विपरीत कड़ाके की सर्दियों में जब ठंडी हवाएं चल रही हों, तब रजाई में बैठकर गर्मा गर्म भुनी हुई मूंगफली खाने का जो सुकून है, उसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये तो हमारे स्वाद की बात है ना? नहीं, ये सिर्फ पाक कला का इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का सबसे जीवंत प्रमाण है कि मानव शरीर की बनावट, हमारा पाचन तंत्र और हमारी पूरी कार्यप्रणाली उस प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड है जिसमें हम विकसित हुए हैं। अच्छा, मतलब मौसम और शरीर की जरूरत का सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल। गर्मी के मौसम में शरीर को पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और प्रकृति ठीक उसी समय तरबूज जैसा फल पैदा करती है जिसमें भरपूर पानी होता है। क्या बात है। और सर्दियों में शरीर को तापमान बनाए रखने के लिए फैट और ऊर्जा चाहिए होती है, तो प्रकृति हमें मूंगफली या तिल जैसे पोषक तत्व देती है। हमारा शरीर आज भी प्रकृति की घड़ियों के हिसाब से ही टिक टिक कर रहा है। अरे, ये तो बहुत ही गहरा विचार है ना? तो सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी बुनियादी शारीरिक जरूरतें इस प्राकृतिक पर्यावरण से इतने मजबूत धागों से बंधी हुई हैं, तो इंसान द्वारा किए जा रहे इन कृत्रिम बदलावों का अंतिम परिणाम क्या होगा? दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।